बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ बैठे हुए तमाम लोग और ऑनलाइन में तमाम मौजूद स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। और अगर अभी तक किसी की नींद पूरी नहीं हुई है तो वो अब तक नींद पूरी कर चुका होगा, क्योंकि मेरे आने के बाद तकरीबन 5-6-7 मिनट में रुका हूँ और ये तमाम चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर बच्चों, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है तमाम लोगों से कि मैंने आपसे यस्टरडे रिक्वेस्ट की कि आप SLO2 को एक बार रिव्यू करें, SLO2 को एक बार देखें कि उसमें वो कौन सी लाइन्स हैं, वो कौन से स्टेटमेंट हैं जो हमने पढ़ी नहीं कोई। तो क्या आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट मिला, कोई ऐसी चीज़ मिली इसके बारे में आपको तासुर है, आपको लगता है, आपका ख्याल है कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है हमें SLO2? मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ये पूछ लूँ कि कितने लोगों ने घर जाके SLO2 को देखा? तो वो हैंड रेज करने का शाबाश। तीन लोगों ने देखा नहीं, SLO2 को नहीं देखा फिलहाल। अच्छा सही, बस 4 लोगों ने देखा। और यहाँ से ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट ने देखा? सर बिल्कुल लैपटॉप के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ जोर से, और तो पूरी क्लास को आवाज़ जा रही है। कनेक्टिविटी का इशू होगा तो मैं डेटा कनेक्शन पे आ जाऊँगा, मुझे कनेक्टिविटी का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो आप रिकनेक्ट कर लें शुएब साहब, शुएब भाई ज़रा रिकनेक्ट कर लीजिए प्लीज़। बस ऑनलाइन में सिर्फ एक स्टूडेंट ने देखा। मैंने कहा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन किस बात के लिए? SLO2 आप में से कितने लोगों ने चेक किया, पढ़ा, देखा कि उसमें कौन कौन से आप पॉइंट्स रह गए हैं या बाकी हैं या हमने नहीं पढ़े, या आप उस क्लास में एब्सेंट थे, आपने अपने दोस्तों से पूछ लिया कि सर ये चीज़ पढ़ा चुके हैं? आउट ऑफ 17 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमने SLO2 देखा है, और आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 3 to 4 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने SLO2 देखा है। तो इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से जो बेहतर समझते हैं वो कर रहे हैं, और जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करें तो हम आपको बोल तो सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं बरियुस जमा हो गया, आप 3 लोगों को कोई चीज़ मिली जिसमें आपको लगा हो गया ये तो पढ़ाई नहीं है सर में, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी लाइन, तो अब आप तीनों अगर आगे बाद में मुझसे पूछती हैं कि सर ये चीज़ हमें याद नहीं आ रही या मुश्किल है या रिकॉल करवा दें, तो आप तीनों को तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बताऊँ। लेकिन बाकी क्लास तो बहुत जिम्मेदार क्लास है और आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि आप सारे आलमी चैंपियन लोग हैं, आपको क्या जरूरत है सलमान की अकाउंटिंग की? आप खुद ही से अपने एंड से सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। कोई चीज़ नहीं भी आती होगी गूगल पे लिख के सर्च कर लेंगे और यकीनन आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। तो ठीक है, जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी। बीइंग अ टीचर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे SLO2 कंप्लीट हुआ या नहीं, मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं अपनी ज़ात में सेटिस्फाई हूँ कि मैंने तमाम चीज़ों को कवर किया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसान होने के नाते अगर कहीं कोई चीज़ रह गई, मिस्टेक हो गई, और ऐसा नहीं कि मेरा पहला साल है, आपको ये बात भी पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा बैच है जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इस साल, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ रही। और सिलेबस भी वही है जो मैं फर्स्ट ईयर आया था, सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है। मेरे आते ही यहाँ सिलेबस चेंज हुआ था, जिस ईयर मैं आया हूँ उस ईयर सिलेबस चेंज हुआ था। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आज SLO4 स्टार्ट करने के इरादे से आया हूँ। SLO4 स्टार्ट करना है। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? बहुत शुक्रिया रबिया, एमन और एक स्टूडेंट और थे या थी जिन्होंने हैंड रेज किया था, फातिमा। आप 3 लोगों ने यहाँ से ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से पढ़ा, मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। और बाकी
लोग जैसे बेहतर समझें, जब बेहतर समझें वो बाकी चीजों को कवर करेंगे। ओके, आज फिजिकल क्लास में आपका फर्स्ट डे ऐसे ही, और बाकी बहुत सारा कल आप एब्सेंट थे, अगर मैं गलत ना हूँ, चलिए रिमूव करके बात करें। तबियत खराब हो गई थी, ऑनलाइन में थे, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? थोड़ा सा पूछ। हाँ नदीम, ओके मेरा बच्चा। अच्छा, तो बहरहाल बस ये है कि SLO4 अगेन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट SLO है। आप ये समझ लें कि आप ये 3 SLO पे कमांड बना लेते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज और मार्क्स बेहतरीन हो जाएंगे। बहुत नंबर बूस्ट करते हैं ये 2 सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है खुदाना मसला मैं किसी सब्जेक्ट को जो है वो कह रहा हूँ कि नहीं वो अच्छा नहीं है या वो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें BIEK में सर आप थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं, मुझे बड़ी बिल्कुल आवाज तादाद नहीं आ फेल हो रही जाती है। आपकी। फातिमा कुछ कहना चाह रही हो? सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं, बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, आवाज दूर से आ रही है। चलो अब बताओ, अब सही आ रही है? जी अब ठीक आ रही है। चलो, मतलब मैं घूम के बात ना करूं, मैं लैपटॉप के साथ खड़े होकर बात करूं। ओके, चलो मैं ये कह रहा हूं BIEK में एक बड़ी तादाद होती है जो कि इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछी जाती है। और रबिया बेटा आपका माइक अनम्यूट हो गया है, ध्यान रखा करें इस चीज का प्लीज। अच्छा, लेकिन रवि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। मुझे म्यूट क्यों करना पड़ता है माइक आपका? आप लोग खुद ध्यान रखा करें। परमानेंट म्यूट कर दूंगा तो फिर आप परेशान होंगे, सर अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, बात कैसे करें आपसे? तो क्लास का डेकोरम आप ही मेंटेन करते हैं। जिस तरह यहाँ फिजिकल क्लास में आके अब ये लोग आज खामोश बैठे हुए हैं और इत्मीनान से मेरी बात सुन रहे हैं, इस तरह आप लोग भी तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करें ना। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था आप तमाम लोगों से, क्या कह रहा था, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं BIK में। यहाँ पर भी कोई मिसाल के तौर पे एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर एक ही यूजी में फेल होने का रेशियो बहुत कम है। और मार्क्स की बात की जाए तो भाई 75 आउट ऑफ 75 भी आ जाते हैं, 74, 73, 72। और इकोनॉमिक्स में 70, 72, 71 मार्क्स बहुत जबरदस्त समझे जाते हैं। यानी BIK में आउट ऑफ 75 मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी के मोर देन 60 मार्क्स देखे हों BIK में कह रहा हूँ। लेकिन एक ही यूपी में आउट ऑफ 75 to 68, 69, 70, 71, 72 आराम से आ जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग और एक बिजनेस मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें 100% मार्क्स आ सकते हैं, डिस्टिंक्शन आती हैं। इकोनॉमिक्स में भी लास्ट ईयर डिस्टिंक्शन आई है सरफरान के पास। तो मतलब यह है कि बस थोड़ी सी तवज्जो मेहनत चाहिए। SLO4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो बच्चा जिसको SLO2 में जर्नल लेजर नहीं आता, वो बच्चा जिसको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती, मैं उसे पहले ही ये बात बता दूं कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ SLO4 बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे पता है ये आसान से स्टेटमेंट नहीं है, ये बड़े मुश्किल से स्टेटमेंट है आपके लिए। एक टीचर आपको कह रहा है, आपका क्लास टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर आपको कह रहा है कि भाई आप लोग मेरे साथ SLO4 नहीं पढ़ सकते। और मुझे पता है मैं किन बच्चों से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात। क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनकी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, जिनके पास जर्नल नहीं बने हुए प्रॉपर, जिनके पास जर्नल लेजर नहीं बने हुए। और मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ, अगर फाइनल पेपर्स होने से पहले पहले पूरी क्लास आ जाती है, अलाउ कर देती है गवर्नमेंट के आगे पूरी क्लास बैठे, मैं आपको इस क्लास में दिखा दूंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी प्रॉपर याद नहीं होंगे, ऐसे भी क्लास में स्टूडेंट होंगे। तो आप सोचें, लम्हा फिक्रिया है ना कि क्या कोई ऐसा बच्चा है क्लास में? जी हाँ बिल्कुल है, जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी प्रॉपर तरीके से याद नहीं है। यानी वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जवाब तो देगा, लेकिन किस तरह देगा? जैसे मैं आपसे पूछूं
2+2 आप फौरन बोलेंगे 4, लेकिन वो उस पर भी सोचेगा। ये है क्लास में चंद। और ये बात तय है कि अल्लाह ने पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई है। आपके बहन भाई आपकी तरह जीनियस या आप अपने बहन भाइयों की तरह जीनियस नहीं है। हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग है, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। तो भाई यहाँ पर क्लास में मैं जितनी जान मार लूँ, जितनी कोशिश कर लूँ, कोई बच्चा कम से कम मेरी बात ही मान ले। 3 बच्चे मेरी बात मान कर आए, बाकी सबने मेरी बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। और इसी तरह ऑनलाइन में भी 3-4 बच्चों ने मेरी बात सुनी। तो ये इससे पता चलता है कि आप क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर की बात को कितनी अहमियत देते हैं, अंदाजा हो रहा है मुझे। और ये तो गिव एंड टेक का मामला है नहीं, क्योंकि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तो ड्यूटी है, मेरे तो पैसे कभी हलाल होंगे जब मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। तो भाई आप अपना काम अच्छे से करो या ना करो, लेकिन आप जब भी मुझसे पूछोगे मैं बताने का पाबंद हूं, मैं जिम्मेदार हूं, बताऊंगा, लेकिन फिर बताने का अंदाज मेरा होगा। अंदाज आप मुझसे नहीं बोल सकते सर आप गुस्से से बता रहे हैं, अंदाज मेरा होगा, मर्जी मेरी होगी, बताऊंगा, बताना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ये बहुत, मुझे आज फिर दोबारा, यानी आप जब डे फर्स्ट आए आपकी नोटबुक्स देखी उस दिन में शौक हुआ कि यार मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, जो क्लासें जो है तारीफ भी कर रही है, खुदा ना खास्ता, ना मैंने कभी कहा ना मैंने किसी से एक्सपेक्ट किया, लेकिन तारीफी कलामात भी मेरे लिए बोले जा रहे हैं, ऑनलाइन बोले जा रहे हैं। लेकिन जब मैं कोई काम कह रहा हूँ तो ये आपका स्टेटस देखकर दुख होता है कि आप लोग जब, और ये बड़ा, ये जुमला भी बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात ना मानने का मकसद सिंपल ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनिए। मुश्किल स्टेटमेंट है, मुझे पता है। इसका मतलब कोई 2-4 लोग होंगे, 25 में से 3 ने पढ़ लिया और 3 में से 2 और ऐसे होंगे जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके, 2 ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हम भूल गए। ओके, एक्सक्लूड कर देता हूँ 4 लोगों को, उसके अलावा बाकी 18 लोगों का क्या स्टेटस है? बाकी 18 लोगों ने जानबूझकर भी नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा बस खत्म हो गया चैप्टर, कोई होमवर्क नहीं है, सर ने दिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस लेक्चर को सुनने के लिए, और अल्लाह करे कि आपकी सेहत पर, आपकी रूह पर इसका कोई असर पड़े और आप टीचर्स की बात को अहमियत देना सीखें। जिंदगी में बार बार सिखाता रहूँगा आपको कि भाई टीचर्स की बात मानेंगे, पेरेंट्स की बात मानेंगे तो दुनिया के कामयाब, और ना सिर्फ दुनिया के बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कामयाब ही होंगे। लेकिन जो लोग बात नहीं मानते ना अपने सीनियर्स की, मैं बहुत, मेरा एक्सपीरियंस आपकी एज के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा एज है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने जब पैदा भी नहीं होते मैं उस वक्त पढ़ा रहा था। तो आप अगर अपने सीनियर्स की बात नहीं मानेंगे ना, और सीनियर्स से मुराद क्या है, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और तमाम टीचर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये बात बहुत सीरियस कह रहा हूँ मैं, और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी एक्सपेक्टेशन है ना आपसे, मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ाता, मैं आपसे आके बात करता हूँ, आपसे ही हंसी मजाक करता हूँ, आपको पढ़ाते हुए फन क्रिएट करता हूँ, जहाँ हो सकता है हंसी मजाक करता हूँ आपसे, आपका काम देखता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, महक भी कह रही है कि आपकी आवाज़ जो है वो हल्की तेज़ हो रही है, और आयशा भी कह रही है प्रॉब्लम है आवाज़ में। जिन लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ज़रा प्लीज़ वो मुझे बता दें कि उन्हें अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो ठीक, वरना फिर मैं डेटा कनेक्शन पे मूव करूं, और वैसे भी मेरा एक ही यूनिट है। कहा कह रहे हैं आवाज़ प्रॉपर है, मायरा कह रही है आवाज़ प्रॉपर है, ओके, फलक कह रही है आवाज़ प्रॉपर है। इसका मतलब है जब कुछ बच्चों के पास आवाज़ प्रॉपर है तो ये लोग जो मुझसे शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जल्दी से रिकनेक्ट कर लें मीटिंग को फटाफट, क्योंकि अब मैं SLO4 पे बोलना शुरू कर रहा हूँ। SLO2 ना देखकर आपने जो दुख पहुंचाया, तो मैं अब मेरे जुमले भी ऐसे ही होंगे खूबसूरत। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि SLO4 भी आपको देखने की तौफीक नहीं होगी। जब कभी जिंदगी में SLO4 देखेंगे तो बोलेंगे अभी ये क्या, ये तो एरर से स्टार्ट हो रहा है, और सर इमरान ने तो एडजस्टमेंट पढ़ाई है सबसे पहले। SLO4 जहां से स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है SLO4 का। आई थिंक मैं आपको ये यहाँ स्क्रीन पे शो कर दूं, ज्यादा बेहतर होगा।
SLO4 आपके सामने आ चुका है। SLO 4.3 है ये, तो 4.1 पे आता हूँ। 4.1.1 आप लोगों के पास यकीनन खुद भी SLO मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। शायद ये नजर ना आए, आज कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल वालों को भी स्क्रीन नजर आए। यहाँ सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये पूरे SLO 4 का नाम है मेरा बच्चा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवर्सिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और मैं क्या किस तरीके से लेके चलूंगा मेरे बच्चों? मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि बहरहाल ये एक मिस्टेक कंसीडर की जा सकती है, लेकिन ये आप सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बताता चलूं। ये SLOs आपका सिलेबस हर 3 to 4 ईयर्स रिवाइज होता है, अपडेट होता है, इसमें खामियां ढूंढी जाती हैं। तो इस बार जब ये अपडेट होगा, क्योंकि मैं एक यूनिट का पार्ट बना हूं उस वक्त जिसमें ये सब चीजें बन चुकी थी, तो इंशाल्लाह अब जब ये दोबारा सब चीजें इनको रिविजिट किया जाएगा उस वक्त मेरी कोशिश होगी कि मैं ये चीजें बताऊं कि भाई एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लिखा है, लेकिन आपने यहाँ कहीं नहीं लिखा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि हम जो लोग थोड़ा बहुत कॉमर्स अकाउंटिंग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा यहाँ, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ये बात हम फर्स्ट ईयर के लेवल पर कहते हैं। मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, सेकेंड ईयर की भी बात करने लग जाऊं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मैं बैचलर्स लेवल पर चला जाऊं और बढ़ जाएंगे, तो टीचर की बात को पत्थर की लकीर नहीं समझना। ये नहीं समझना कि टीचर ने कह दिया तो बस यही है फुल एंड फाइनल, नहीं। तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट्स पढ़ाए जाएंगे, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब पढ़ाऊंगा सब चीजें दोबारा बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ आज की क्लास में इस SLO का, और मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं किसी भी चीज को, किसी एक लाइन को भी प्रॉपर पढ़ना शुरू करूंगा, हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आज हम इसका प्रॉपर इंट्रो ले लें। तो हमने कहा एडजस्टमेंट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये सब इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिटेल में। फिर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको क्लोजिंग एंट्रीज, फिर पढ़ाऊंगा जनाब ओपनिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज। और जब ये सब पढ़ा लूंगा, सबसे आखिर में आपको पढ़ाऊंगा एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये जो लिखा हुआ है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट, ये 3 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे आखिर में। और इसकी वजह अगर कोई जानना चाहता है सर आप इस सीक्वेंस को क्यों नहीं फॉलो करेंगे, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं समझता हूँ कि जब बच्चे को डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट बनाना आ जाएगी, आप में से जो बच्चे अकाउंटिंग थोड़ी बहुत जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी हुई है, जिन्होंने पहले से पढ़ी हुई है, अगर वो मेरी बात से डिसएग्री करना चाहें तो मैं बाखुशी उनकी बात सुनूंगा। आप में से वो तमाम बच्चे जो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, सोचिए अगर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हुए मिस्टेक कर दी। मसूद अकाउंटिंग पढ़ी, शहीद अकाउंटिंग आपने पढ़ी है? नहीं, मसूद ने पढ़ी है ना अकाउंटिंग, और अबीर ने पढ़ी हुई है, और क्लास में आज जी सर मैंने पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी हुई, और मैं पढ़ी हुई चुप बैठा है ना, जैसे मैं मुझे बोलूंगा यहाँ खड़े जाओ प्रेजेंटेशन दो, बोला किया। चलें, बहरहाल आप लोग तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं साइंस के स्टूडेंट को इतना वो करता हूँ, तो मैं आपको कैसे मतलब पीछे रख सकता हूँ भाई? आप सब मेरे लिए एक जैसे हैं, बल्कि मैं तो आपको एक तरीके से प्रिविलेज देता हूँ ये कि आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो कम से कम आप उससे आर्गुमेंट तो कर सकते हैं। ये तो मेरे प्यारे बच्चे मासूम हैं बेचारे, इनको मैं जो कहता हूँ ये मेरी बात ब्लाइंड ट्रस्ट करके मान लेते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग पढ़ के आए मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर स्टेट हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया, अंडर स्टेट हो गया। अब जब मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री बनवाऊंगा, जरा मुझे बताओ
जिस बच्चे को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री नहीं आती, वो करेक्टिंग एंट्री कैसे बनाएगा? है अकाउंटिंग जिन्होंने पढ़ी है उनके पास कोई जवाब? अब ये मत बोलना सर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हमें भी एंट्री याद नहीं आ रही। क्यों बोले एंट्री याद है, डेप्रिसिएशन नहीं याद? तो हाँ तुमने पढ़ी है ना अकाउंटिंग? नहीं पढ़ी, बहुत दूर पढ़ी हुई है वो। अच्छा तुमने तो पढ़ ली होगी पहले से, मतलब पहले नहीं पढ़ी थी लेकिन तुम घर से पढ़ के आई होगी थोड़ा बहुत, क्या ख्याल है? चलो और कोई क्लास में? भाई मशहूद अनम्यूट करो बेटे, ले भाई नहीं जा। एक तो सारे 0 मीटर बन जाते हैं फौरन, जैसे अभी अभी दुनिया में तशरीफ लाए। डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन की। अब अगर ये एंट्री किसी ने ज्यादा अमाउंट से बना दी, कम अमाउंट से बना दी, इस एंट्री को बनाते हुए कोई अकाउंट गलत लिख दिया, उसकी साइड चेंज कर दी, तो वो एरर है। और एरर को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या एंट्री बननी चाहिए थी। जब मुझे ये नहीं पता होगा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, मैं आपको एरर कैसे समझाऊंगा? तो भाई बीइंग अ टीचर मुझे लगता है, और वही वाली बात, जब कभी ये दोबारा इन सब चीजों पर बोर्ड बैठ के बात करेगा और मुझे इनवाइट करेगा, डेफिनेटली मैं जाके कहूंगा कि आप उसके नंबर्स को नीचे लेके जाएं, सबसे पहले आप बच्चों को एडजस्टमेंट को सिखा दें। तो ये आपका मैटर नहीं है, बट डेफिनेटली बीइंग अ स्टूडेंट आप सोच सकते हैं सर आप सबसे पहले ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप ये 1 और 2 और 3 क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो मैं आगाज कर रहा हूँ यहाँ से 4.4 से, 4.4 से आगाज करूंगा अपनी क्लास का, और मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ाना शुरू करूंगा। और मैं बस एक काम आप बोले तो मैं वो कर लूंगा आपके खातिर, और अगर आप कहेंगे तो नहीं करता। फिजिकल क्लास मौजूद होती तो मैं कह देता। बड़ा अजीब सा लगता है ये बहुत बच्चों को, बहुत सारे बच्चे बड़ा अजीब और बहुत बहुत बैड फील करते हैं, कहते हैं सर ये तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ना कहें। मैं SLO 4 पढ़ाते हुए, जैसे मैं SLO 2 पढ़ा रहा था ना, या SLO 1, तो मैं आपकी मिन्नतें कर रहा था, वगैरह तो खुदा का वास्ता SLO 1 पढ़ लो। SLO 1 नहीं पढ़ा तुम्हारे लिए SLO 2 जर्नल कैश बुक स्पेशल जर्नल सब मुश्किल है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सच सच बताओ, जिन्होंने SLO 1 मेहनत से पढ़ा, जिन्होंने एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू की पहचान अच्छे से बनाई, एमन जल्दी आ जाइएगा, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है फटाफट 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट। हाँ, जिन्होंने तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा, जिन्होंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से कंफर्टेबल रहे, उन्हें SLO 2 में प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब SLO 4 में जो सबसे पहली चीज पढ़ा रहा हूँ वो है एडजस्टमेंट्स। पहली बात तो ये कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, परसों और कल की क्लास में एक एक लेक्चर रिकॉर्ड होने से रह गया, और पता नहीं अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, चेक करता हूँ। अभी हो रहा है रिकॉर्ड। वॉलंटियर्स को मैंने कह दिया है क्लास के जो मौजूद होते हैं ऑनलाइन कि बेटा चेक कर लिया करो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। मैंने ये बात कल बोल दी थी एक वॉलंटियर को, और जब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यकीनन जो बच्चा एब्सेंट होता है किसी भी वजह से, किसी की तबीयत खराब है खुदा वास्ता, हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन आ गया रिकॉर्डिंग वाला कि कोई बच्चा अगर जानबूझ के छुट्टी नहीं कर रहा, कोई मसला है बेचारे के साथ, तो कम से कम वो बाद में उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख तो सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, और ये उसके लिए फायदेमंद है, फ्रूटफुल है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, इस पर बेहतरीन आउटस्टैंडिंग जबरदस्त कमांड बनानी है। अगर तुम्हें एडजस्टमेंट बनानी आ गई बेहतरीन तरीके से, तो यकीन करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हें मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें वर्कशीट बनाते हुए मसला नहीं होगा, तुम्हें एरर्स को अटेम्प्ट करते हुए मसला नहीं होगा। और यही पूरा है SLO 4, यानी SLO 4 की बेस बुनियाद एडजस्टमेंट्स हैं। और एडजस्टमेंट अगर किसी को नहीं आती तो मैं यकीन दिला के कह रहा हूँ पूरा SLO बर्बाद हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना आते हो, उसे एंट्री बनाने की तमीज ना हो, तो वो कैश बुक स्पेशल जर्नल सभी में पागल होता रहेगा, बोलेगा पता नहीं क्या करते हैं, किस तरह काम होता है। तो SLO 4 में आपसे रिक्वेस्ट है एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा जी, अब एक काम करें, ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर दें, और मैं जो हूँ अब ज़रा थोड़ा सा बात कर लूँ आपसे SLO के बारे में।
और एडजस्टमेंट का अब माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट लिख नहीं रहा अभी। एक सर एडजस्टमेंट क्या मतलब, एक से ज्यादा है जी, एडजस्टमेंट्स एक से ज्यादा है, और किस किस चीज को एडजस्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है और कब किया जाता है, ये सब बातें हमने आपसे करनी है। कहीं कहीं कोई ऐसी बात भी होती है, यकीनन अटेंडेंस मार्क कर दिए सबने और मुझे लग रहा है कि कोई मीटिंग से लीव हुआ है। फोन बढ़ा दूं? अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको नजर आ जाता है तो दरवाजा बंद कर देते हैं। अब नजर आ रहा है? वैसे तो मैं पढ़ूंगा इसको, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली इस पूरे एसएलओ को मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दे रहा हूँ। पर्सनली मेरा अपना एक ओपिनियन है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस एसएलओ में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात की जाती है तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल मींस माली, मालियात, पैसों से मुतालिक बात हो रही है। पैसों से रिलेटेड स्टेटमेंट है। किसके? किसी के घर के, सलमान के, आपके नहीं, बिजनेस के। तो बिजनेस के पैसों से मुतालिक स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम दो स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर में, उनके बारे में बहुत बहुत लिमिट में रहते हुए अभी बोल रहा हूँ। और वो है, सबसे पहले आप एक बात बताएं, तारिक आजम साहब आप बताएं सर, किसी बिजनेस को करने की वजह क्या है? किसी भी बिजनेस को करने की वजह क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा जवाब, शुक्रिया। इंटरेस्ट की बातें क्यों करना शुरू करते हैं तुम्हें पता भी है, लेकिन बहरहाल भाई आप सब भी यही कह रहे हैं, शुक्रिया आप सबके कहने का। क्लास में और भी स्टूडेंट्स कहते हैं सर किसी भी बिजनेस को करने की बुनियादी वजह प्रॉफिट कमाना है। तो वो प्रॉफिट आखिर पता कैसे चलेगा? जब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, चीजों को लिखेंगे। हमने तो बिजनेस के मामला को लिख लिया कि मर्चेंडाइज खरीदी, मर्चेंडाइज बेची, किसी से पैसे लिए, किसी को पैसे दिए, सैलरीज अदा कर दी, हमने तमाम चीजें लिख ली। आप बताओ क्या प्रॉफिट पता चल गया बिजनेस का? क्या लॉस पता चल गया बिजनेस का? तो बेसिकली किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम जो हम करेंगे, उसमें हमें हेल्प करेगा कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, और अभी नहीं बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बनाऊंगा एडजस्टमेंट जो मैं बोल कर आया, और मैं उसके लिए आपको एक लिंक बनवा रहा हूं। सिर्फ साथ रहना है, आपने गौर से सुनना है जी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या होता है इनकम स्टेटमेंट? जब बनाऊंगा उसको दोबारा कहूंगा, अभी वन लाइन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी बिजनेस को अगर जानना चाहते हो कि वो अच्छा चल रहा है या बुरा, अच्छा काम कर रहा है या अच्छा नहीं चल रहा, तो आप उसके प्रॉफिट या लॉस को देखते हो हमेशा। ये बुनियादी एक बहुत आसान सी बात है। तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। और कौन सा स्टेटमेंट बताता है? इनकम स्टेटमेंट। हम इसके बारे में बाकायदा स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ एक लाइन बोली है। इसी तरह अब अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये तो प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में मालिकान ने कितने पैसे लगाए हैं और इस बिजनेस ने लोगों से कितने रुपए लेने हैं, इसने लोगों को कितने रुपए देने हैं, इनके पास मसूद भाई आई थिंक है, ठीक है। जो सवाल आपने किया, मेरा ख्याल है कल छुट्टी है और आपको मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें प्लीज, 8 मिनट रह गए मेरे बच्चों। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट बताएगा। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे बिजनेस में हमारे पास लोगों से कितने रुपए लेने का राइट है, हमें लोगों के कितने रुपए देने हैं, किसी पर्टिकुलर डे हमारे पास बिजनेस में कितने रुपए का फर्नीचर मौजूद है, आज बिजनेस में कितने रुपए कैश मौजूद है, आज बैंक में कितना पैसा मौजूद है, तो इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे कहते हैं बैलेंस शीट, और उसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब बनाना सीखना है। लेकिन ये सब बनाने से पहले, ये सब काम करने से पहले हमें अपने चीजें जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो हम अपनी बुक्स में लिख चुके हैं, हमें उनको एडजस्ट करना सीखना है। सर क्यों एडजस्ट करना है, क्या वजह है, एडजस्ट किस बेसिस पे करेंगे? तो मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर अल्लाह के हुक्म से आपसे कोशिश करता हूँ कि बाकी चीजें भी शेयर करूँ। जी प्यारे बच्चों, एक दफा वापस बता दें, बैलेंस शीट क्या करती है? बैलेंस शीट बिजनेस की पोजीशन एक्सट्रैक्ट करती है किसी पर्टिकुलर डे, किसी मखसूस दिन तुम्हारे पास बिजनेस में कितना कैश मौजूद है, कितने तुमने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों को तुमने पैसे देने हैं। ये सब चीजें अगर तुम जानना चाहते हो, शुएब भाई आपका माइक अनम्यूट हुआ है, खैरियत शुएब साहब? चले शायद आप सो गए हो, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी फातिमा, समझ आ गई आपको मेरी बात? किसी पर्टिकुलर डे मालिक ने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, सब बातें बताती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप अगर अभी से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना ये सब बातें मैं आपसे आगे और शेयर करूंगा, लेकिन अभी एसएलओ के बारे में आइडिया दे रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड याद है आप लोगों को? जी अकाउंटिंग पीरियड या पीरियड से कुछ याद है क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर होता है। अच्छा, वैसे तो हमने अकाउंटिंग में 2 तरह के पीरियड बाकायदा पढ़े हैं। हम कहते हैं अकाउंटिंग में एक फिस्कल पीरियड होता है, फिस्कल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर जिसे हम कहते हैं, एक अकाउंट फिस्कल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? जनवरी 1 और दिसंबर 31 को खत्म। बट फिस्कल ईयर कभी भी शुरू और कभी भी खत्म हो सकता है। अच्छा, ये आखिर ये ईयर शुरू और खत्म होने वाली ड्रामेबाजी है ही क्यों? सर हम क्यों कहते हैं कि ईयर कंप्लीट हो रहा है, ईयर खत्म हो रहा है, हमें क्यों कहना पड़ता है ऐसा? जी दोबारा बोलिए। अच्छा बिल्कुल सही, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस मैं आप ही की बात को एक्नॉलेज करते हुए अपने स्टेटमेंट्स आपके साथ शामिल कर रहा हूं। तहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके ये वर्ड्स यूज करने का, लेकिन सर ये बहुत आगे की बात है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि तहा नईम साहब के पास अकाउंटिंग की नॉलेज है। अच्छा आप सुनिएगा मेरे बच्चों, अगर अकाउंटिंग में पीरियड सेट ना किया जाए, अगर बिजनेस में कोई पीरियड सेट ना किया जाए, तो सोचें बिजनेस का ओनर मेहनत कर करके कारोबार को चलाता रहे और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाए, लॉस मालूम किया जाए और पता चले कि बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो जो 5 साल उस ओनर ने इतनी मेहनत की वो तो सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी या नहीं? वो कहेगा मैं 5 साल के बाद चेक कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंटरवल होना चाहिए, कोई ऐसा मखसूस वक्त होना चाहिए जिस पर हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करते रहें। सर वो पर्टिकुलर टाइम क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस वीकली या बाई वीकली या मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली आमतौर पर बिजनेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है। हर बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को एक छोटे छोटे इंटरवल्स की बुनियाद पर देख रहा होता है। तो छोटे इंटरवल क्यों बनाते हैं? 3-4 साल बाद देख रहे हैं, 3-4 साल बाद पता चला कि बिजनेस को लॉस हुआ है, तो अब आपके पास रेमेडियल एक्शन होगा। अब आप क्या करेंगे? 3-4 साल लॉस हो चुका है, हो सकता है आप बिजनेस को चलाने के काबिल ही ना, आपको बिजनेस को शट डाउन करना पड़ जाए। तो अक्लमंद लोग कौन होते हैं? जो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को और बिजनेस की पोजीशन को, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कर्जा इतना ज्यादा हो जाए कि हमारे पास कर्जे को अदा करने के लिए पैसे भी ना हो। तो हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस को नहीं देखते, तमाम चीजों को देखते हुए हम इस बात का तयन करते हैं कि भाई अकाउंटिंग पीरियड के मुताबिक, और वो अकाउंटिंग पीरियड हमने एक तो फिस्कल ईयर और कैलेंडर ईयर पढ़ा और फिर कहा एक शॉर्ट टर्म पीरियड है और एक
लॉन्ग टर्म। तो हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एक साल के एंड पर लाजमी कैलकुलेट करें। ये तो हो गई प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी आप यहाँ एकेडमिक्स में कितने वक्त का मालूम करेंगे, इसका मतलब है एक साल से ज्यादा का कभी भी आपको भी प्रॉफिट लॉस नहीं कहेगा मालूम करने को। मैक्सिमम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम करना होगा तो वो एट ईयर एंड मालूम करना होगा। और ईयर एंड का मतलब याद रखना सिर्फ दिसंबर 31 नहीं होता। पर क्यों, अभी तो क्या आया हूं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट ही जुलाई 1 को हुआ तो उसका अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट ईयर के जून 30 पे एंड होगा। तो अकाउंट किसी भी बिजनेस का ईयर कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म से मुराद ये होती है कि जनवरी 1 को खत्म नहीं हो सकता, फेब की 15 को खत्म नहीं हो सकता, मार्च की 25 को खत्म नहीं हो सकता, मंथ के एंड पे ही खत्म होगा। जब मंथ एंड होगा बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर भी एंड होगा। सर क्या फायदा होता है अकाउंटिंग ये पीरियड एंड करने का? जब हम कोई पर्टिकुलर पीरियड सेट करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस मालूम करके बिजनेस की परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, अगर लॉस में है तो किस तरह उसको रिकवर किया जाए, किस तरह उसको ओवरकम किया जाए कि वो कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में। और जब हम ये तमाम काम करते रहते हैं ग्रेजुअल बेसिस पर तो हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं। बिजनेस अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने का नाम नहीं है। आप सबको बताया था अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल तक जाती है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में 3 तरह की ब्रांचेस पढ़ी है हमने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल के बाद हमने पढ़ी कॉस्ट अकाउंटिंग और आखिर में हमने बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो क्या करती है, जो टॉप मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में मदद देती है। बहरहाल बात बहुत दूर तक चली जाएगी, अब थोड़ा सा इस बात पे गौर कर लें कि ये अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास मैक्सिमम कितना होगा, 1 ईयर। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हम 1 ईयर के एंड पे मालूम कर रहे होंगे। अच्छा सर, अगर कभी वो 3 मंथ्स के एंड पर प्रॉफिट लॉस मालूम करने को कहे तो क्या मैं सवाल काट के आ जाऊं पेपर में? नहीं बेटा, ऐसे नहीं। इसका मतलब है अगर वो 3 मंथ्स का प्रॉफिट लॉस मालूम करने को कह रहा है तो कर लीजिएगा, 6 मंथ का कह रहा है कर लीजिएगा, बस दिमाग में 6 मंथ्स रखिएगा। और 6 मंथ से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मंथ्स को दिमाग में क्यों रखना है ये आगे इस बात को हाईलाइट करूंगा। फिलहाल इस बात को दिमाग में रखें कि प्रॉफिट और लॉस एक महीने बाद भी मालूम, 3 महीने बाद भी मालूम, लेकिन मैक्सिमम मालूम करना होगा 1 ईयर के एंड पर। ये हो गई बात हमारी मुकम्मल। इसके बाद अगला नाम हमारे पास क्या लिखा है, मैचिंग प्रिंसिपल।